Hello everyone, welcome to my channel. My name is Nidhi and you're watching Nidhi Stories. So last session में we discussed about what is auditing, what are its objectives, what are its inherent limitations. So इस class में we are going to discuss some more topics from the first chapter. But before diving into that, let's start with our example that we covered in the last class. Let's suppose Reliance industry, they want to get their accounts audited for the full year. Okay, तो वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि मुझे ऑडिट करवाना है, ठीक है, पूरे साल का. बट जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फाइल देयर क्वार्टरली फाइनेंशियल्स. So when I say quarterly, the हर क्वार्टर में, हर क्वार्टर के एंड में they have to file what is the performance, what are their financial performance to the SEBI. Okay, तो every quarter they have to file their financial statements. ठीक है, तो जब मेरे पास वो ऑडिट के लिए आए, तो उसके अंदर it covers their quarterly financials as well. तो क्वार्टरली फाइनेंशियल्स हर क्वार्टर में भी मैं उनके फाइनेंशियल्स को देखूंगी एंड देन एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर फुल ईयर मैं उसका ऑडिट करूंगी. तो जब हम जो फुल ईयर ऑडिट, आई थिंक वी कवर्ड दैट in last class, what is auditing, right? Which is basically independent examination of financial information, okay, and with a view to expressing opinion thereon. Okay, so ये हमने ऑडिट के बारे में डिस्कस किया. जो हम फुल ईयर जो उनका होता है उसका फाइनेंशियल्स का हम ऑडिट करते हैं. बट जो क्वार्टरली फाइनेंशियल्स होते हैं, जो क्वार्टरली रिपोर्टिंग के लिए वो मुझे कह रहे हैं कि आपको क्वार्टरली भी रिव्यू करना है, बिकॉज पब्लिक कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फाइल देयर फाइनेंशियल्स क्वार्टरली एज वेल. तो उस केस में क्या होता है, हम जो ऑडिटर्स होते हैं उस क्वार्टरली फाइनेंशियल्स का ऑडिट नहीं करते. वी ओनली रिव्यू दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जो भी क्वार्टरली फाइलिंग कर रहे हैं, उनकी जो बैलेंस शीट है, मतलब होता वो सब कुछ है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, जो भी नोट्स टू द अकाउंट्स, और जो नोट्स होते हैं इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं होती जैसे एनुअल फाइनेंशियल्स के होते हैं. बट जो क्वार्टरली फाइनेंशियल्स होते हैं उसको हम रिव्यू करते हैं. वी डोंट ऑडिट दैट, क्योंकि जो ऑडिट होता है ना वो बहुत ज़्यादा डिटेल एग्जामिनेशन होता है. ओके, क्योंकि उसमें आप प्लानिंग काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, हर एक नंबर को डिटेल में उसका ऑडिट करते हैं, एग्जामिन करते हैं, काफ़ी सारे प्रोसीजर्स करते हैं. इट्स वेरी डिटेल्ड. बट जब हम रिव्यू करते हैं दैट इज़ नॉट डिटेल्ड. उसमें हमारे जो प्रोसीजर्स होते हैं काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे EY अपने EY US में जिसमें ऑडिट करती हूँ, ऑडिट बोथ आर सेम, चाहे आप इंडिया का ले लो, US का ले लो, ऑडिटिंग प्रोसीजर्स आर सेम. तो जैसे मैं क्वार्टरली फाइनेंशियल्स का हम जैसे रिव्यू करते हैं तो उसमें हम बहुत ही कम प्रोसीजर्स करते हैं. जैसे कि हमने नंबर्स तो हम सब देखेंगे कि रेवेन्यू कितना है, उनका कैश कितना है, फिक्स्ड एसेट्स का बैलेंस क्या है. बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग डिटेल्ड रिपोर्ट्स फॉर ईच नंबर, हम बहुत ही बेसिक प्रोसीजर्स होते हैं. जैसे हम फ्लक्स एनालिसिस कर ले, ओवरऑल एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स करते हैं. ओवरऑल एनालिटिकल रिव्यू जैसे कि हमने देख लिया कि कितना मूवमेंट हुआ है करंट ईयर वर्सेस प्रायर ईयर, क्या इज़ दैट मूवमेंट विद इन आवर एक्सपेक्टेशंस और नॉट. सो हमारे जो प्रोसीजर्स होते हैं काफ़ी लिमिटेड होते हैं. बट जो हम ईयर एंड में करते हैं ऑडिट, वो बहुत डिटेल प्रोसीजर होते हैं. और ऑडिट में हम क्या करते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं. बट सिंस जो क्वार्टरली रिव्यू होता है इट्स नॉट वेरी डिटेल्ड, वी आर नॉट एबल टू गिव रीजनेबल एश्योरेंस. सो हम क्या करते हैं, हम लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं उसमें. तो जो रिव्यू में क्या होता है, जो एश्योरेंस होता है वो लिमिटेड होता है, जो प्रोसीजर्स होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं एज कंपेरेटिव टू ऑडिटिंग. और हम कोई अपना ओपिनियन नहीं देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे. ओके, तो ये है ओवरव्यू आपका व्हाट इज़ रिव्यू एंड व्हाट इज़ ऑडिट, जो कि आज का टॉपिक है. बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू कवर रिव्यू or auditing. What is basically review and auditing, and
देखो, मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ पूरा बता दिया कि, एंड आई थिंक ये क्वेश्चन कई बार आ भी जाता है एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ रिव्यू, व्हाट इज़ ऑडिट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसीजर्स। तो हमने ये अभी कवर किया, और लेट मी शो यू। तो ये हम आज कुछ कवर करने वाले हैं अपनी क्लास में। ये दो स्क्रीनशॉट्स हैं। दिस इज़ टेकन फ्रॉम ICAI मटेरियल। तो सबसे पहले ये देखो, सेकंड वाला हम सबसे पहले देखते हैं स्क्रीनशॉट। जो एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है, जैसे मैंने आपको कहा कि रिलायंस इंडस्ट्री अगर मेरे पास आई है, वो चाहती है कि मैं उनका ऑडिट करूं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। वन इज़ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, जो कि क्या होता है, ऑडिट, जो मैंने आपको बताया, जो हम फुल फाइनेंशियल्स का ऑडिट करते हैं और क्या उसमें कवर होता है वो भी आपको बताया। And then there is second, if you see, limited assurance engagement. So limited assurance engagement, which I just talked about, which is review procedures, जो कि हम quarterly financials का करते हैं. And then there is third one, which is assurance engagement dealing with matters other than historical financial information. What is this? ये तो हमने कभी सुना नहीं। हमें तो लगता था कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही पे हम काम करते हैं। And it says examination of prospective financial information like forecast or assurance regarding operations of controls. Wow, this is something that we are going to cover in this lecture as well. So ये है overall जो assurance engagements है वो 3 parts में divided है. One is audit, second is review, and third one is examination of prospective financial information or assurance regarding ऑपरेशंस ऑफ कंट्रोल्स। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो अभी हमने, अब फर्स्ट स्क्रीनशॉट पे आ जाते हैं, इसको हटा देते हैं। ओके, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, रीजनेबल एश्योरेंस एंड लिमिटेड एश्योरेंस क्या होता है। अब ये इसके डिफरेंसेस, तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको इसको क्रैम करने की भी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर इन योर एग्जाम इफ दिस क्वेश्चन अपीयर्स। So first one, it says reasonable assurance engagement provides high level of assurance, right? Because these are audit, right? And it's very detailed. तो हम obviously इसका जो assurance level होगा वो higher ही होगा, right? And then limited assurance में क्या बोल रहे हैं? Limited assurance engagement provides lower level of assurance than reasonable assurance engagement. Obviously it makes sense also because हमारे प्रोसीजर्स ही बहुत ही कम होते हैं, तो हम भाई हमारा जो लेवल ऑफ एश्योरेंस होगा वो ऑब्वियसली कम होगा देन रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट से। देन सेकेंड, इट सेज इट परफॉर्म्स इलेबोरेट एंड एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इलेबोरेट एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स होते हैं, जो हम पूरे ऑडिट के जो भी क्लासेस रहेंगे उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑडिट में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स होते हैं। ओके, एंड देन लिमिटेड एश्योरेंस में इट परफॉर्म्स फ्यूअर प्रोसीजर्स एज कम्पेयर टू रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। बहुत कम प्रोसीजर होते हैं, ओवरऑल एनालिटिकल प्रोसीजर्स, देन कैश फ्लो को रिव्यू किया, और भी बहुत लिमिटेड जो क्रिटिकल एरियाज़ होते हैं उसको हम देखते हैं, उसमें कुछ हमें लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है वो कर लेते हैं बस, बट इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं करते हैं। एंड देन थर्ड वन, इट ड्रॉज रीजनेबल कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। ओके, क्या, बिकॉज हमारे जो प्रोसीजर्स हैं बहुत एक्सटेंसिव है, तो इट ड्रॉज रीजनेबल कंक्लूजन as well, right? And then limited में क्या है, it involves obtaining sufficient appropriate evidence to draw limited conclusion. Because limited assurance है तो फिर जो भी हम evidences obtain कर रहे हैं उससे क्या होता है, हम limited conclusion draw कर पाते हैं, right? And then examples of reasonable assurance engagement is an audit engagement, like we discussed already. And then examples of limited assurance engagement is
review engagement, right? So these are the differences. तो आप इसको समझ लीजिए, क्रैम मत कीजिए, जस्ट अंडरस्टैंड. आप ये थोड़ा देख लेना, मतलब माइंड में ये बिठा लेना कि क्वार्टरली रिपोर्टिंग जो करते हैं या एनुअल रिपोर्टिंग करते हैं, एनुअल में पूरे साल का आता है, वो ऑडिट होता है, बहुत डिटेल्ड होता है, उसमें रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं हम, काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं. इसमें क्या होता है, क्वार्टरली में हम लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं, लिमिटेड प्रोसीजर्स करते हैं. ओके, तो ठीक है, ये हमने कवर किया है अभी. तो अब हम आते हैं very important topic from exam point of view, which is examination of prospective financial information. अभी तक हमने पढ़ा था, अभी तक मैंने आपको बताया था कि हम ऑडिट करते हैं, रिव्यू करते हैं, राइट? और जब मैं कहती हूँ ऑडिट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, वो किस चीज़ का कर रहे हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, राइट? बट वो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो इज इट समथिंग फ्रॉम द पास्ट और इज इट समथिंग दैट हैज़ नॉट हैपन्ड एंड इट विल हैपन इन द फ्यूचर? तो हम जो भी ऑडिट या रिव्यू कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है उनके बुक्स में, उसका करते हैं, या अभी वो रिकॉर्ड नहीं हुई है बुक्स में, अभी वो ट्रांजैक्शंस भी नहीं हुई हैं, बट फ्यूचर में कभी होने वाली है या फ्यूचर में हो सकती हैं, या उसका करते हैं? ऑब्वियसली फर्स्ट वन, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का हम ऑडिट या रिव्यू करते हैं, राइट? बिकॉज लेट्स, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर रिलायंस ने मुझे कहा है कि मुझे उनके फाइनेंशियल्स का ऑडिट करना है, तो कह रहे हैं कि भाई इस साल कि मैंने उनसे बैलेंस शीट लूँगी, उनका बेसिकली कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सेट लूँगी, तो वो जो नंबर्स होंगे उसके अंदर, रेवेन्यू, expenses, whatever, profit, cash, fixed assets, whatever the numbers in the financials, वो किसके होंगे? जो टाइम ऑलरेडी बीत चुका है, ओके? उसके होंगे ना, उसके नहीं होंगे जो अभी भाई आया ही नहीं है. तो जब आया ही नहीं है, वो कुछ ट्रांजेक्शन अभी तक हुई नहीं है, तो मैं उसको ऑडिट नहीं कर सकती हूँ, राइट? बिकॉज देयर वॉन्ट बी एनी एविडेंसेस अवेलेबल कि वो ट्रांजेक्शन हो चुकी है या नहीं हुई है, राइट? तो ऑडिट और रिव्यू, इट ऑलवेज हैपन्स ऑन historical financial information. But prospective financial information को भी कंपनीज कई बार कहती हैं कि हम उनको एग्जामिन करें. वो कैसे? So basically what happens, let me stop the recording. Yeah, so basically what happens, sometimes let's take example of Reliance Industry only, okay? So Reliance Industry comes to me and say, Nidhi, I want to apply for $1 billion loan because I'm setting up some new industry or new business in somewhere in some city. तो उसके लिए I also need to have some prospective financial information, कुछ जो उनके estimate के basis पे, basically उनको क्या लगता है based on the information available, उनको क्या लगता है कि उस जो business setup करने वाले हैं उसके क्या numbers होंगे, उनका क्या profit होगा, revenue होगा, क्या expenses होगा, वो अभी तक हुआ नहीं है, but it's just an estimate, okay, based on the information that they already have. जो उनके पास information अभी है, उसके basis पे वो कुछ estimate करेंगे कि मुझे लगता है कि मेरा जब मैं business setup करूँगा next 5 years में मेरा ये revenue होगा, इसकी इतनी growth होगी, इतना profit होगा या इतना loss होगा. ताकि because कई बार होता है कि banks they want projections also, right? They want to see like कि मैं आपको loan दे रहा हूँ, पास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल जो पुराने हैं वो भी मांगते हैं, बट इस केसेस में जब नया ही पूरा सेटअप हो रहा है उसके ऊपर लोन लेना चाह रहे हैं वो, तो वो चाहेंगे, दे ऑल्सो वांट टू सी कि जो बिजनेस आप सेटअप करने वाले हो उसके क्या रिजल्ट्स रहेंगे, ओके? तो कई बार ऐसा होता है कि दे वांट अस टू एग्जामिन दोज इंफॉर्मेशन एज वेल. याद रखो, आई एम यूजिंग वर्ड एग्जामिनेशन,
I'm not saying audit or review, because we cannot do audit or review of the information that has not happened. जो events अभी हुए ही नहीं हैं, we can't do audit or review of those information. These all are estimates, okay? All are assumptions जो कि current circumstances में हम estimate कर रहे हैं कि what will happen in the future, and based on that हम क्या कर रहे हैं, we are preparing our financial information, prospective financial. Prospective means किनको लगता है कि ऐसा होगा future के, okay? तो this is called prospective financial information. तो हमने 3 चीज़ें जो एश्योरेंस एंगेजमेंट में हमने कवर की. फर्स्ट इज ऑडिट, सेकंड इज रिव्यू, थर्ड इज एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो आपके जो पिछले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वर्सेस हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो आई थिंक यू शुड हैव सम आइडिया राइट नाउ, बाय नाउ, कि क्या डिफरेंसेस हैं इन बोथ सिचुएशंस. तो हम इसको ही और इलेबोरेट करते हैं. तो भाई, और मैं अभी जो रीड कर रही हूँ वो स्टडी मटेरियल से ही कर रही हूँ. प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन assumptions about events that may occur in the future, okay, and possible actions by an entity. It can be in the form of a forecast or projection or combination of both. It is to be noted, in such type of assurance engagements, examination is not of historical financial information. And then it says it is important to note the difference between historical financial information and prospective financial information. So basically it says the historical financial information is expressed in financial terms of an entity about economic events, conditions or circumstances occurring in past periods, okay? So whatever the events, circumstances that has happened in the past, वो क्या होता है, उसके बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनती है, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. एंड prospective financial information is basically financial information based on assumptions about occurrence of future events and possible actions by an entity. Okay, so this is one main difference. And when I say information based on assumptions, what is assumptions? So जब आप कह रहे हो कि मुझे लगता है कि जो मेरा नया बिजनेस है वो फर्स्ट ईयर में इतना रेवेन्यू, लेट्स सपोज यू आर सेलिंग मोबाइल्स, ओके, सो यू आर सेटिंग एजम्पशन दैट आई थिंक मैं फर्स्ट ईयर में 1 लाख पीसीज ऑफ जो मोबाइल्स हैं वो सेल कर लूँगा, ओके. सो दीज आर ऑल योर एजम्पशंस विच इज़ बेसिकली यू आर एज्यूमिंग समथिंग, राइट? इट्स नॉट अ वेरी जो पास्ट में हो चुका एंड यू नो दैट दिस इज करेक्ट. नो, दिस इज ऑल assumptions you assume, okay? So it's basically based on the assumptions. And in assurance reports involving prospective financial information, the practitioner obtains sufficient appropriate evidence to the effect. And what is auditor supposed to do in that case? जब मैं एग्जामिन कर रही हूँ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो मैं क्या करूँगी? What is my duty? Because I know that when I do audit of historical financial information, I take the backup supportings, right? कि क्या उन्होंने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड किया, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन क्या है, वो सब मैं रिव्यू करती हूँ, राइट, और एग्जामिन करती हूँ. बट जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो तो कोई ट्रांजेक्शन अभी हुई नहीं है. तो इन दैट केस व्हाट am I supposed to do? What an auditor is supposed to do? तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम मैनेजमेंट से पूछते हैं, ओके, what are your assumptions? They say, okay, my assumption is basically कि मैं इस साल 1 lakh pieces of mobile phone sell कर पाऊँगा. Then
what an auditor is supposed to do, he's supposed to inquire management, can you tell me the basis of your assumptions? That on what basis you are assuming that you will be able to sell 100k mobiles? And when I'm inquiring, I'll see whether those assumptions are appropriate. ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही unrealistic assumptions हैं. Okay, whether those are reasonable assumptions. As an auditor, I have to obtain sufficient appropriate evidence management assumptions on PFI is reasonable. Then the PFI is properly prepared on the base, and the PFI is properly prepared on the basis of assumptions and is properly presented, and all material assumptions are adequately disclosed. ठीक है, तो जब भी मैं PFI का ऑडिट करूंगी तो मैं देखूंगी कि जो भी assumptions हैं वो reasonable होनी चाहिए. Those should not be unreasonable. एंड जो भी प्रॉपर उनकी जो भी डिस्क्लोजर्स हैं वो एडिक्वेटली उनको डिस्क्लोज करना चाहिए. व्हेन आई से डिस्क्लोजर, सो बेसिकली इन फाइनेंशियल्स दे हैव टू डिस्क्लोज कि क्या एजम्पशंस हैं, ओके, कि किस बेसिस पे कौन कौन सी एजम्पशंस उन्होंने यूज़ किए, तो प्रॉपरली डिस्क्लोज भी करना चाहिए. तो ये एज एन ऑडिटर आई एम सपोज टू do all these procedures. And second, और मैंने आपको बताया कि PFI relates to future events और historical, basically it's based on the past events. And जो evidences होते हैं वो generally क्या होते हैं, future oriented होते हैं. तो evidences क्या ही होंगे, maybe they have some purchase orders already they have entered into, or maybe they have some kind of contract or some kind of documentation which says like they will be able to sell these number of mobile phones. Let's suppose they have already contacted to some customer जिसके साथ उन्होंने कोई agreement sign कर दिया, and within the agreement it says that next year I'm going to purchase these number of mobile phones for you. So these are evidences. It's not something that has already happened, that they have not sold the mobiles yet, but these are evidences that are future oriented. They are saying that they will be selling these mobiles in the future, okay? And on PFI we don't express any opinion, okay? Like in audit we express our opinion on the financial statements, but in PFI it's only examination. We are not giving any opinion their own. And जो auditors होते हैं, what they do, so basically they, in the report that they're issuing, they say that we have not come across to any evidence that says like the assumptions used by the management is unreasonable. हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये सब सही है, पर हम कह रहे हैं कि जो हमने अपना काम किया है उससे हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई जो मैनेजमेंट ने जो भी assumptions यूज़ किए वो बहुत unreasonable है, कि हमें नहीं लगता कि वो कर पाएंगे. ऐसा कुछ एविडेंस हमारे सामने आया नहीं है. एंड इसमें हम फॉर PFI में जो लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है वो मॉडरेट होता है, ओके. सो हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं इसमें PFI एंड historical financial statement differences में. तो let's summarize everything at one place now. So yeah, let's summarize what we just discussed. So I have created this beautiful table, if you can see on the screen. So basically these are the 6 differences between historical and prospective financial information, and if it comes in your exam, I think this will help you to basically recall all those important points. So first one, as we discussed, auditor seeks to obtain reasonable assurance whether financial statements as a whole are free from material misstatements caused by fraud or error, that we discussed in last class. On this is for historical financial information. When we do audit, so we obtain reasonable assurance. And then for prospective, auditor obtains sufficient appropriate evidence that management assumptions on PFI based is not unreasonable. The PFI is properly prepared on the basis of the assumptions, and it is properly presented, and all material assumptions are adequately disclosed. The second one is historical information relates to past events,
prospective, relates to future events. Then third one is evidence, also based on historic information. Evidence is generally future oriented. Then fourth one is expresses opinion on audit of historical financial information. Auditors do express opinion, but for PFI, auditor is not in a position to express any opinion. And then fifth difference is the auditor expresses opinion on whether the financial statements. So fifth is the auditor expresses an opinion on. One second. Yeah. The fifth one is the auditor expresses an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with an applicable financial reporting framework. Then for PFI, practitioner, so basically auditor, they are using practitioner. Practitioner provides a report assuring that nothing has come to practitioners' attention to suggest that these assumptions do not provide a reasonable basis for the projections. So we try to basically focus on any contradictory evidence which is saying their assumptions are not reasonable. Okay. And then last one is, which it provides reasonable or limited level of assurance. Basically for audit it's reasonable, for review it's limited, and then for PFI it provides moderate level of assurance. So this is brief summary. If you wanna note it down, you can. Maybe I should do like this. Okay. Or you can take a picture. Now I will briefly cover one more topic, which is basically engagement and quality control standards. So if you see all these standards, basically whatever is in the auditing that we auditors actually do in their audit, it all comes from auditing standards. So there is nothing that auditors just do from their own wish and it's not part of their auditing standards. Basically it is required as per the auditing standards. That's when basically auditors are doing those procedures. So I'll just briefly cover how all these auditing procedures or review procedures, even like we discussed this PFI examination, how all these covered under all these standards. So let's see briefly. I have created this table so that it helps you to give a beautiful summary. So we have engagement and quality control standards. So first one, like we already discussed, that assurance engagements are divided into three parts. One is audit, second is review, and third one is PFI or others. So first of all, we have standards on auditings, which applies in audit of historical financials. And there are some examples, like these are some of the standards that is there under essays, like essay 200, which covers overall objectives of independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards on auditing, which we have already covered, right? And then next standard is AS 230, which is audit documentation. That all these we will be covering in coming classes. These all are very important standards. Then SA 300, planning and audit of financial statements. Then SA 315, identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding of the entity and its environment. Then SA 500, audit evidence. SA 700, forming an opinion on reporting on financial statements. So basically, if we are giving an opinion, then we will refer to this standard, right? What does it say? What are its requirements? Then second class of standards are SREs, which is standards on review engagements, which applies in review of historical financials. Like if you are reviewing quarterly financials, then you will apply these standards. If you are doing annual audit of historical financial information, you will apply these essays. Okay.
And there are like SRE to 2400 engagements to review historical financials. So these are some of the SREs which are covered under this. And then next is basically standards on assurance engagements, which is other than audit and review of historical financial information, like we discussed PFI. So they have SAE's examination of PFI, SAE 3420, assurance engagement to report on the compilation of pro forma financial information included in the prospectus. Then we have some other standards, which is standards on related services, which is basically does not cover all what we have already discussed, like audit, review, PFI. These are basically related services. Like if client is hiring us, or is basically not hiring, if client is reaching out to us to perform certain procedures, which we call as agreed upon procedures. Like let's suppose instead of saying like, can you do audit of all our financial information, he may come and say, can you do audit of one of the financial area. Like he can call us to say like, can you do audit of AP, accounts payable, inventory, maybe revenue, etc. Okay. And then other thing is covered under this standard is compilation engagements. Like if he's hiring us to compile the financial, like preparation, हम ऑडिट नहीं कर रहे हैं, बट हमें अगर प्रिपेयर करना है, मे बी उनके जो फाइनेंशियल्स है, जो भी जर्नल एंट्रीज हैं, उनको कंपाइल करके फाइनेंशियल्स बनाने हैं, तो वो भी इन स्टैंडर्ड्स में आ जाता है. ओके. सो यहाँ पर जैसे कि SRS 4400, SRS 4410, सो ये सब स्टैंडर्ड्स इसमें आ जाते हैं. तो दिस इज़ ब्यूटीफुल समरी ऑफ ऑल different classes of standards, which is basically relevant, which is basically has all the required guidelines, requirements that we follow. Okay, if you want, you can note down the summary of in your working files, or you can take a screenshot, whatever you guys feel comfortable with. Okay, so yeah. And there are some more standards on quality, which I have not included in here. So basically क्या होता है कि like I'm working in Big Four, तो उसमें भी होता है कि हम जैसे ऑडिट कर रहे हैं, तो फर्म को इंश्योर करना होता है कि क्वालिटी कंट्रोल भी हो वहाँ पर. तो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं विच हैज़ द रिक्वायरमेंट, लाइक हाउ डू वी इंश्योर द क्वालिटी ऑफ दोज कंट्रोल्स. तो जैसे हमारे जैसे पब्लिक क्लाइंट्स होते हैं, तो उसमें US की बात कर रही हूँ, तो उसमें इंडिया में भी होता है ऐसा, तो उसमें EQR जैसे एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर होते हैं. तो वो भी पार्टनर्स होते हैं, बट पार्टनर जो हमारे क्लाइंट का पार्टनर है, साइनिंग पार्टनर नहीं होता, कोई और पार्टनर होता है अदर देन द साइनिंग पार्टनर, जो एज अ क्वालिटी रिव्यूअर काम करता है. तो जो भी हम ऑडिट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, एग्जाम वट एवर वी आर डूइंग, तो वो क्या करते हैं, उन वर्क पेपर्स को, प्रोसीजर्स को वो भी रिव्यू करता है टू इंश्योर दैट क्वालिटी इज बीइंग मेंटेन्ड. ओके, सो देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स विच इंश्योर्स क्वालिटी ऑफ द ऑडिट. सो I have not included in here, but you should. I think I just wanted to briefly touch on that part as well. So yeah, I think I have covered chapter 1. It's completed. So I hope you guys learned something, and if you have any questions on chapter 1, do let me know in the comment section, and I will try to answer your questions in upcoming videos. And I wanted to, as much as possible, I wanted to also give you some, some taste of, or some flavor of how we actually implement all these auditing, requirements in our day-to-day audit. So I hope आपको ये अच्छा लगा होगा. अगर इफ़ यू हैव एनी सजेशंस लाइक कि मुझे इंग्लिश में ज़्यादा बोलना चाहिए या हिंदी में ज़्यादा बोलना चाहिए, या मेरे नोट्स कैसे हैं, मे बी शुड आई यूज़ ब्लैक बोर्ड और शुड आई यूज़ दिस स्क्रीन रिकॉर्डिंग. आई नो अभी ये स्टार्टिंग है, तो इतना अभी फैसिलिटीज़ मैंने इतना ज़्यादा वो सब चीज़ें अरेंज नहीं किए, बट जैसे जैसे ये क्लासेस आगे बढ़ेंगी एंड आपसे
रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे दैट यू आर कंटिन्यूइंग विद दीज ऑडिट क्लासेस, तो आपके सभी फीडबैक्स को वी विल आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट, और मे बी गोइंग फॉरवर्ड कुछ और भी अरेंज कर सकते हैं जिससे जो आपको नोट्स लेने के लिए और इजी रहे। तो बस इसी के साथ आज अपना ऑडिट रूम जो हमारा है, तो ऑडिट रूम कहते हैं इसको, ठीक है। तो ऑडिट रूम की जो भी डिस्कशन थी आज चैप्टर 1 की, वो ख़त्म हुई है। तो आप उसको अच्छे से रिवाइज करना, एंड देन नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।